नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद करने हुकूमत कर्नाटका के फैसले के खिलाफ दायर मुकदमे की समाअत आज कर्नाटका हाई कोर्ट में हुई। हाई कोर्ट ने 2 मरहले सुबह और दोपहर में इस मुकदमे की समाअत की। तकरीबन 5 बजे तक समाअत जारी रही, जिसमें मुस्लिम तंजीमों की तरफ से हाई कोर्ट में पैरवी करने वाले सीनियर एडवोकेट देवत कामत ने मुदल्लिल बहस की और मुख्तलिफ अहादीस का भी हवाला दिया। बाद हाई कोर्ट ने इस केस की समाअत कल यानी 4 जुम्मे की दोपहर तक मुलतवी कर दी। इस दौरान हाई कोर्ट ने हिजाब मसले पर कर्नाटका के तालीमी इदारों में जारी कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए रियासत के तुलबा और अवाम से अमन बरकरार रखने की अपील की। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दायर मुकदमे में मुस्लिम तंजीमों की तरफ से हाईकोर्ट में पैरवी करने वाले सीनियर एडवोकेट देवत कामत ने अदालत को बताया कि सर पर स्कार्फ बांधना यानी बुरखा या नकाब नहीं, इस्लामी मजहब का एक लाजमी हिस्सा है। इसी दौरान कर्नाटका के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने रियासत के तालीमी इदारों में हिजाब और जाफरानी स्कार्फ पहनने के सिलसिले में बढ़ते हुए तनाज़े के पेश नज़र हाई स्कूलों और कॉलेजों में अगले 3 दिन तक छुट्टी का ऐलान किया। बोम्मई ने मंगल के रोज दिल्ली में यह हुक्म जारी किया। उन्होंने तुलबा, असातिज़ा, तालीमी इदारों और रियासत के लोगों से अमन बरकरार रखने और तमाम मुतालिका अफराद से ताउन पेश करने की भी अपील की। ड्रेस कोड ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಹಿಯರಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೇನು ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟು ತನ್ನ ಜಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶಾಂತಿತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಕಲಿಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಚೋದನೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳಾಗಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब तनाज़े पर समाअत के दरमियान लोगों का एहतजाजी मुजाहरा तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर गया। अलग अलग खबरों के मुताबिक रियासत में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पथराव और लाठीचार्ज के वाक़यात सामने आए हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया कि पथराव में कई तुलबा जख्मी हो गए हैं। तुलबा के मुजाहरे के दौरान पथराव के वाक़यात की खबर मिलने पर कर्नाटक पुलिस ने लाठीचार्ज किया। शिमोगा में बापूजी नगर गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के आसपास के इलाकों से जमा भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने तुलबा और मुजाहिरीन पर लाठियां बरसाई। वाज़ेह रहे कि कर्नाटका के कुछ कॉलेजों में मुस्लिम तलबात के हिजाब पहनकर क्लास में जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके खिलाफ आवाजें अब तेज हो गई हैं।
अपने आईनी व दीनी हक के लिए बादे तखालुफ की तुंद और तेज हवा के सामने डटकर पूरे हौसले से मुकाबला करने वाली महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज उडुली की बहादुर तालिबा बीबी मुस्कान खान वल्द मोहम्मद हुसैन खान जिले मुंडिया कर्नाटका को सदर जमियतुल उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी ने अपनी तरफ से और जमियतुल उलमा हिंद की तरफ से पुरखुलूस मुबारकबाद दी और उसके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने इस मौके पर जमियतुल उलमा हिंद की तरफ से इस बहादुर बेटी को बतौर हौसला अफजाई मुबल्लिग 5 लाख रुपए नकद इनाम देने का ऐलान किया। बीकॉम की तालिबा ने अपने हौसले से पैगाम दिया है कि इंसाफ और सच्चाई को कोई ताकत झुका नहीं सकती। साथ ही मुल्क की बेटियों को अपने हक के लिए लड़ने का हौसला भी दिया और ईमान की हिफाजत की तालीम दी है। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी जमियतुल उलमा हिंद मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने इस बहादुर बेटी के अहले खाना से बातचीत करके सूरत हाल से वाकिफियत हासिल की और यकीन दिलाया कि जमियतुल उलमा उनके साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज कहा कि कोरोना बहरान के बावजूद हिंदुस्तान आज दुनिया की वाहिद बड़ी मईशत है जिसकी माशी शरह नमो आला है और महंगाई नरम है, जबकि अमेरिका में महंगाई 40 साल और बरतानिया में 30 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। मोदी ने कहा कि दुनिया के 19 ममालिक में जहां यूरो करेंसी चलती है वहां भी महंगाई की शरह तारीखी तौर पर बुलंद तरीन सतह पर है। उन्होंने कहा कि 2014 तक हिंदुस्तान में महंगाई की शरह 4 से 5% के दरमियान थी, जबकि इससे पहले तरक्की पसंद इत्तेहाद यानी यूपीए की हुकूमत के दौर में यह दोहरे हिस्से में थी। उन्होंने कहा कि हमने महंगाई को एक सतह पर काबू करने की कोशिश की है। मोदी ने राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर तकरीबन 11 घंटे तक जारी रहने वाली बहस का जवाब दिया। इस दौरान कांग्रेस पर तीखे तबसरों की मुखालिफत करते हुए उस पार्टी के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में कुछ साथियों ने भारत की निराशाजनक तस्वीर पेश की और पेश करने में आनंद आ रहा था, ऐसा भी लग रहा था। मैं जब इस प्रकार की निराशाएं देखता हूं तो फिर मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जय पराजय होता रहता है। उससे छाई हुई व्यक्तिगत जीवन की निराशा कम से कम देश पर नहीं थोपनी चाहिए। मैं जानता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ गुजरात में एक बात है, शरद राव जानते होंगे, वो जहाँ महाराष्ट्र में भी होगा। कहते हैं कि जब हरियाली होती है, खेत तो हरे भरे होते हैं और किसी ने वो हरी भरी हरियाली देखी हो और
उसी समय बाय एक्सीडेंट अगर उसकी आंखें चली जाए तो जीवन भर उसको वो हरे वाला आखिरी जो चित्र है वो रहता है। वैसा 2013 तक के जो दुर्दशा में गुजारा और 14 में अचानक देश की जनता ने जो रोशनी की, उसमें जो आंखें किसी की चली गई उनको पुराने दिन ही दिखते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, महाजनों ये न वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तबसरे को लेकर कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने अपना रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में मोदी हुकूमत ने कोई सही काम नहीं किया, इसीलिए अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो बार बार कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के बयान ये साबित करते हैं कि वो आज भी कांग्रेस पार्टी से उतने ही खौफजदा हैं जितना 2014 में थे। Look, my great-grandfather served this country. He gave his entire life to this country. So I don't need anyone's certificate for my great-grandfather. My great-grandfather did what he had to do, as did other members of my family, as did millions of people in this country. So I really don't care what anybody says about it. What if we say that the Prime Minister said in the House today? लगातार सारी समस्याओं के लिए उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। यहाँ तक कहा कि कोरोना जब देश में कांग्रेस में फैलाया है। डरते हैं थोड़ा कांग्रेस से, बड़ी घबराहट है, क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है। उनका पूरा मार्केटिंग का धंधा है, उनके रिश्ते हैं, उनके मित्र हैं, तो झूठ फैलाया हुआ है, तो अंदर डर तो होगा। और वो दिखा, वो पार्लियामेंट में दिखा, मतलब पूरा का पूरा भाषण कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में। मगर बीजेपी ने जो किया, उनके जो वायदे थे, उनके बारे में तो प्रधानमंत्री ने कुछ बोला नहीं। एक तो कुछ ना कुछ तो है, डर तो है। थैंक यू वेरी मच। साबिक वज़ीर खजाना और कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने मंगल के रोज राज्यसभा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस को अपना नाम तब्दील करने के मशवरे पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद को भी अपना नाम बदलकर नो डेटा अवेलेबल यानी एनडीए कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके पास कोई डेटा दस्तयाब नहीं है। ऐवान में माली साल 2022-23 के आम बजट पर बहस का आगाज करते हुए चिदम्बरम ने हुकूमत पर गरीबों को भूलने का इल्जाम लगाया और खबरदार किया कि अगर सिर्फ अमीरों पर तवज्जो दी जाएगी तो गरीब उसे कभी नहीं भूल सकेगा। उन्होंने कहा कि पूरी बजट तकरीर में गरीब और रोजगार के अल्फाज बमुश्किल 2-3 बार इस्तेमाल हुए हैं। मुल्क में बेरोजगारी के आदाद-ओ-शुमार पेश करते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार पैदा नहीं हो रहा है और हुकूमत ने अवामी फलाह बहबूद के तस्वुर को हवा में उड़ा दिया। तो फिर यह पैसा किसके लिए इकट्ठा किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास किसानों की आमदनी दुगनी करने, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन से होने वाली अमवात, घरों में लौटने वाले मजदूरों और पानी में तैरने वाली लाशों के बारे में कोई डेटा नहीं है, इसलिए एनडीए को अपना नाम बदलकर नो डेटा अवेलेबल कर लेना चाहिए। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का रुकन कहा जाता है, लेकिन उन्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है। लेकिन जब हुकूमत के वजीर से पार्लियामेंट में पूछा गया कि इस गैंग के अराकीन कौन है और कितने हैं, तो हुकूमत जवाब देती है कि इसका डेटा भी नहीं है। Party not being there, this would still be under the Government of India Act 1919, the Council of the Princes, and instead of us, there would have been bejeweled rulers sitting with their shining armor and flowing turbans, sitting and speaking in praise of Queen Elizabeth II, who has completed 70 years in the throne. Thank God for the Congress. We have a Rajya Sabha and I'm able to speak to you. Sir, before we were obliged to walk out,
the Prime Minister was speaking eloquently about jobs and employment. I want to humbly submit to him a statistic. राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि आज मुल्क के अंदर गैर एलानिया इमरजेंसी है, तनाव और अदम एतमाद का माहौल है और इसके बरक्स वज़ीर आज़म का कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद करना बदकिस्मती है। गहलोत ने आज मीडिया से इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि कोई नहीं जानता कि मुल्क किस सिम जा रहा है या जाएगा। उन्होंने कहा कि गलतियां आपने की और अचानक लॉकडाउन लग गया और नोटबंदी हो गई। क्या इस बात का कोई डेटा है कि नोटबंदी के दौरान कितने लोग मारे गए और मजदूरों को कोरोना के दौरान पैदल चलना पड़ा और कितने मजदूर रास्ते में ही हलाक हो गए? क्या मरकजी हुकूमत ने कोई सर्वे कराया है? उन्होंने कहा कि मुल्क में तनाव और बदएतमादी का माहौल, ये इल्जाम तो हमारे हैं। कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी एनडीए, बीजेपी और आरएसएस पर मोदी उसके बरक्स कह रहे हैं। हम लोगों को भड़का रहे हैं। कांग्रेस की तारीख है, आज़ादी से पहले और बाद में भी उसने कुर्बानियां दी हैं और आज़ादी में महात्मा गांधी की शराकतदारी को पूरी दुनिया जानती है। मोदी जी का इस प्रकार का स्टेटमेंट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आरोप हम लोग लगा रहे हैं का देश में क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जा रहा किसी को नहीं मालूम। आज हिंसा का माहौल, अशांति का माहौल, ऐसा माहौल बन गया देश के अंदर, अविश्वास का माहौल पैदा हो गया है, तनाव का माहौल है। ये आरोप तो हमारे हैं एनडीए गवर्नमेंट पर और बीजेपी पर, आरएसएस पर, और मोदी जी उल्टा ये कह रहे कि हम लोग भड़का रहे हैं। जितनी विपक्षी पार्टी हैं, कांग्रेस के हमेशा आप लोगों को मालूम इतिहास क्या रहा है। जो गांधी जी के वक्त से आज़ादी की जंग में जो भूमिका अदा करी दुनिया को मालूम है। उनका संदेश अहिंसा से शुरू होता है, सत्य में शुरू होता है, और अहिंसा को लेकर तो आज तक हम लोग चलते हैं। 70 साल चले आ रहे हैं और इंदिरा गांधी जी जान चली गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बहन सिंह जी शहीद हो गए, सरदार बहन सिंह जी, पर खालिस्तान ने बनने दिया। एक तरफ तो ये स्थिति है कि हम त्याग बलिदान करना जानते हैं, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद में भी। इसलिए आज देश एक है, अखंड है, अनेकता एकता वाला मुल्क है, भावनाओं के लिए चल रहे हैं। मजदूरों को भड़काने का हम लोग करेंगे। गलती आप लोगों ने करी है, जिसके कारण से नौबत ये आई कि अचानक लॉकडाउन हुआ, अचानक नोटबंदी हुई, लाइनें लगी बैंकों के सामने कितनी बड़ी बड़ी, उन लाइनों में कितने लोग मारे गए। किसी को अंदाज है, सर्वे करवाया भारत सरकार ने कि नोटबंदी के वक्त में भी कितने लोग मारे गए। नंबर एक, मजदूरों में चलना पैदल कितने लोग, कितने मजदूर रास्ते मर गए, कोई है उनके पास में आंकड़े? वज़ीर आज़म के पार्लियामेंट में दिए गए इस बयान पर कि कोरोना की पहली लहर के दौरान कांग्रेस ने मुफ्त टिकट बांटकर मुल्क भर में कोरोना फैलाया। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को उन्होंने बेयारो, मददगार और बेसहारा छोड़ दिया था, जिनके पास अपने घरों को लौटने का कोई रास्ता नहीं था, वो पैदल वापस जा रहे थे। क्या वो चाहते थे कि कोई उनकी मदद ना करे? मोदी जी क्या चाहते थे, वो क्या चाहते हैं? उन्होंने जो बड़ी बड़ी रैलियां की हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट में कोरोना के फैलाव के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की मुजरिमाना गफलत और नमस्ते ट्रंप की वजह से मुल्क में कोरोना का फैलाव हुआ। पार्टी के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्विटर पर लिखा कि राजा के ऐलान ने गरीबों और मजदूरों को भंवर में फंसाया और घर कुंभे पर बहरान को देखकर लाचार मजबूर लोग हजारों किलोमीटर पैदल भागे। उस वक्त हमने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और अपना फर्ज अदा किया, जबकि मरकजी हुकूमत के वुज़रा ने लोगों को टीवी देखने और अंताक्षरी खेलने की तरफ राग़िब किया। उन्होंने पार्लियामेंट में बजट को लेकर जो बहस हुई, सदर जमहूरिया के खिताब को लेकर जो बहस हुई, उसमें महंगाई का जिक्र न करने पर भी वज़ीर आज़म पर तनकीद की। आज कोई दाल, तूर की खरीदिए, मूंग की खरीदिए, मसर की खरीदिए, 120 रुपए से लेके 160 रुपया किलो से कम नहीं। वो चाय जो 80-90 रुपया किलो थी,
आज 200 रुपया किलो है। आज तो किसी आम आदमी का एक चाय की प्याली पीना मुश्किल हो गया। पेट्रोल जो है वो 70 रुपया लीटर था, आज वही पेट्रोल अल्मोड़ा हल्द्वानी उत्तराखंड में 94 रुपया लीटर है, जबकि कच्चे तेल के भाव गिर गए। डीजल 56 रुपया लीटर था, आज वही डीजल जो है 87 रुपया पार है, जबकि कच्चे तेल के भाव गिर गए। आज महंगाई की मार उत्तराखंड और देश के हर घर का बजट बिगाड़ रही है। सच्चाई और तथ्य ये, कोई आंख बंद कर ले तो अलग बात है। हाँ, मोदी जी के मित्रों के लिए महंगाई नहीं, उत्तराखंडियों के लिए महंगाई तो है, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए महंगाई तो है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई महंगाई नहीं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को आइंदा 5 सालों तक मुफ्त बिजली देने के इंतखाबी वादे के साथ मंगल को अपना इंतखाबी मंशूर लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 जारी कर दिया। वजीर दाखिला अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के दीगर सीनियर लीडरों के साथ संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि अगले 5 साल में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दस्तयाब कराई जाएगी। हमने कहा था सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। मित्रों, मैं आज बहुत संतोष के साथ उत्तर प्रदेश की जनता को कहने आया हूं। मैं उत्तर प्रदेश में इस चुनाव अभियान में भी सभी क्षेत्र में जाकर आया हूं। जहां जहां भी हम पूछते हैं, कभी मैं भी पूछ लेता हूं कि भैया भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे, ऐसा कहते हो, मगर वोट क्यों दोगे? तो उसने कहा सब बाकी बहुत सारे कारण है, मगर वोट देने का प्रमुख कारण है तो भारतीय जनता पार्टी ने, योगी जी ने उत्तर प्रदेश को सलामत बनाया है। 5 साल पहले उत्तर प्रदेश एक दंगा युक्त प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश के अंदर, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला व तृणमूल कांग्रेस की सदर ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर अवाम से झूठे वादे करने का इल्जाम लगाते हुए मंगल के रोज कहा कि कोरोना वबा में लातादाद महलूकीन को आखिरी रसूम की अदायगी के लिए जिस पार्टी की हुकूमत लकड़ी तक दस्तयाब न करा पाई हो, उसे पहले मुल्क से माफी मांगनी चाहिए, फिर अवाम से वोट मांगने का उसे अखलाकी हक मिल सकेगा। ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर तल्ख तबसरे किए। आज वो 31 में है, हम लोग देखेंगे कैसे लड़ाई का तारा करेंगे और डराएंगे सेंट्रल एजेंसी को देके। अब डरो मत, जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत आने वाला इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का अखिलेश साथ में होता है और बीजेपी का साथ नहीं। ये नारा आपको घर घर में देना है, घर घर में एक ही आवाज, अखिलेश जिंदाबाद। उसको लड़ने दो, उसको आगे बढ़ने दो। हम लोगों ने जो सीनियर पॉलिटिशियन है, हम पूरी उसको मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। यूपी हमारा माँ है, हमारा अम्मा है, हमारा मदर है, हमारा जो भी आप कहते हैं, कोई जय जवाहर कहते हैं, एक एक भाषा में रूप देते हैं। लेकिन ये बात मत सोचो यूपी छोड़ के हम बात सीखते हैं। यूपी हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हृदय है। बांग्ला अगर हमारा एक हार्ट है तो यूपी भी मेरे को एक हार्ट है, और यूपी अगर अच्छा रहे तो देश अच्छा रहे। यूपी देश को बचाते हैं। चुनाव का टाइम में कोई संत बन जाता है, चुनाव का टाइम में संत बनना वो असली संत नहीं होता है। असली संत को तो हम रिस्पेक्ट करते हैं, जो 365 दिन संत बनता है। का टाइम मेरे को पता नहीं है।
कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी व उत्तर प्रदेश की इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगल को मीरठ में पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में रोड शो किया। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की सीटों के लिए इंतखाबी तशहीर के आखिरी दिन प्रियंका ने हसीनापुर की उम्मीदवार अर्चना गौतम के हक में लोगों से वोट करने की अपील की। खुली गाड़ी में प्रियंका अदाकारा और मॉडल अर्चना गौतम के साथ सड़कों पर निकली, जिन्हें देखने के लिए लोग सड़कों के किनारे और छतों पर खड़े थे। मवाना और हसीनापुर में निकाले गए रोड शो में पार्टी स्टार प्रचारक सचिन पायलट भी साथ में थे। असेंबली इंतखाबात 2022 के लिए जारी इंतखाबी शोर आज शाम 6 बजे रुक गया। इसके बाद तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार सिर्फ घर घर जाकर लोगों से ज़बानी अपील के जरिए ही अपनी तशहीर का अमल जारी रख सकेंगे। 10 फरवरी को तयशुदा पोलिंग की तारीख के मद्देनजर 9 फरवरी की सुबह से ही पोलिंग पार्टियां इंतखाबात को अमली जामा पहनाने के लिए रवाना कर दी जाएंगी। पहला मौका है जब इंतखाबात कराने के लिए तमाम पोलिंग पार्टियों को नुमाइश मैदान की जगह धनीपुर मंडी से रवाना किया जाएगा। जिले इंतजामिया ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात 6 मरहले में किए जा रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद शहर में 26 जुलाई 2008 को हुए सिलसिलावार बम धमाकों के मामले की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने आज 49 मुलजिमों को कसूरवार करार दिया, जबकि दीगर 28 को बरी कर दिया। खुसूसी जज AR पटेल की अदालत कल सजा सुनाएगी। वाज़ेह है कि वहां के सिविल अस्पताल समेत 23 पुरहुजूम मकामात पर उस रोज शाम 6:30 से 8:45 के दरमियान धमाके हुए थे, जिनमें 56 अफराद हलाक और 240 अफराद जख्मी हुए थे। इसके बाद उसी साल 28 से 31 जुलाई के दरमियान सूरत शहर से 29 बम बरामद हुए थे, जो अहमदाबाद के धमाकों में इस्तेमाल हुए थे। गुजरात पुलिस की तहकीकात के बाद इस मामले में पहले 11 लोगों को 15 अगस्त 2008 को गिरफ्तार किया गया था। बाद दीगर मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 24,44,804 नए मामले दर्ज हुए। इसी दौरान 11,685 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना के मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 39,92,62,664 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 57,72,536 हो गई। फिलहाल दुनिया भर में 7,44,38,618 अफराद का कोविड का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की रफ्तार में सुस्त रवि से भले ही कुछ राहत मिली हो, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस जानलेवा वबा की वजह से होने वाली 1,188 अमवात ने लोगों की तशवीश में इजाफा कर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 67,597 केसेस रजिस्टर हुए, जबकि 1,80,456 अफराद ने वबा को शिकस्त दी। इतवार को मुल्क में 55,78,297 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। मुल्क में अब तक 170 करोड़ से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मंगल को मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोविड के एक्टिव केसेस की तादाद घटकर 9,94,891 हो गई है। बिया चोपड़ा के मशहूर सीरियल महाभारत में भीम का किरदार अदा करने वाले अदाकार प्रवीण कुमार सुबूती का इंतकाल हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 74 साल अदाकार की बेटी ने उनकी मौत की तस्दीक करते हुए बताया कि उनके वालिद को दिल का दौरा पड़ा था, जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। उन्होंने दिल्ली में अपने घर में जिंदगी की आखिरी सांसें ली। उनकी आखिरी रसूमात पंजाबी बाग में वाक़ शमशान घाट में अदा की गई। भीम के किरदार के अलावा अदाकार प्रवीण कुमार ने कई फिल्मों में भी काम किया था, जिनमें अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह और धर्मेंद्र की लोहा और दीगर फिल्में शामिल हैं। ताहम महाभारत सीरियल में भीम का किरदार अदा करके वो शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गए थे। प्रवीण अपने लंबे खत के लिए भी जाने जाते थे। बुनियादी तौर पर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले प्रवीण का कद 6 फुट था। खेलों में भी वो काफी सरगर्म थे। वो हैमर और डिस्क थ्रो के खिलाड़ी थे। प्रवीण ने एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम्स में कई तमगे हासिल किए थे। उन्होंने हांगकांग में मुनक्किदा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था और 2 मरतबा ओलंपिक्स में भी मुल्क की नुमाइंदगी की थी। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।